लोकतंत्र, अब देखिए लोकतंत्र में आप जी रहे हैं तो लोकतंत्र पता होना चाहिए। कुछ भी बता दीजिए, टूटा फूटा जनता का शासन बता दीजिए, क्या होता है? जनता का शासन और कुछ जनता के द्वारा स्थापित शासन। जनता के द्वारा स्थापित शासन। तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार का शासन देश में है कि जनता का शासन? सब जनता का शासन। जनता का शासन। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को जो चुन के भेजा हुआ है। अच्छा, अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है। तो यहाँ पर जनता का डायरेक्ट शासन है या फिर प्रतिनिधियों का शासन? सर जो जनता के जो है अधिकारों का जो निर्वहन जो प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब कि देश में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात है ना? तो देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष फिर हुआ? सर अप्रत्यक्ष रूप से जो है। प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वे लोकतंत्र होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली जनता शासन करे, ठीक है ना? अब 140 करोड़ लोग जाकर के शासन कर नहीं पाएंगे, और मान लीजिए चले भी गए तो उसमें हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, पारसी होंगे, है ना? शाक्त वाले अलग चिल्लाएंगे, वैष्णव वाले अलग चिल्लाएंगे, बौद्धिज्म वाले अलग चिल्लाएंगे। तो क्या वो उनकी एक मानसिकता से कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो भारत में जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब पहले लोकतंत्र को समझते हैं। अगर पूछ ले कि बेटा लोकतंत्र बताओ क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर लोकतंत्र एक प्रकार की ऐसी शासन पद्धति है जिस शासन पद्धति में जनता का शासन होता है। किसका होता है? जनता का शासन होता है, ठीक है ना? जब जनता का हर एक वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारिता को महसूस करे, ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। भारत में भी एक जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है। हालांकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ना अपना करके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं, इसके स्वरूप को अपनाया गया है। बस इससे ज्यादा जाना है ये आपका लोकतंत्र। क्लियर है ना? कोनो दिक्कत? अब मैं चलत बाटे आप हम देख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना? अब देखिए एक चीज, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य बताइए। अभी देखिए 26 जनवरी मनाया गया, ठीक है? हाँ, गणराज्य मेरे को आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, जैसे मतलब मेरे अंदर है कि वो थोड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे, पता नहीं डर की वजह से या नहीं किस बात कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे सामने अगर आप डरोगे ना तो वहाँ पे 4 ठो जो है मोटा भाई टाइप लोग बैठे होंगे, खूंखार टाइप, ठीक है ना? किसी की मूछें लंबी होंगी, कोई एकदम जो है लेडीज होगी, है ना, तेज तर्रार, तो वहाँ पर तो और दबाव आपको महसूस होगा। तो एकदम बिल्कुल दबाव, ये जानिए कि उनसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं। अभी देखिए आपसे इसके पहले जब वो कर रहा था तो पूरा फ्लो एकदम रहा, फिर पता नहीं कैसे अचानक से जो है। अब देखिए क्या है कि इससे यही सिद्ध होता है कि जिन कंटेंट की आपने काम किया है उसको लेकर के फ्लुएंसी आपकी ठीक है। जिन पर आप पिछले कुछ दिनों में नहीं काम कर पाए, पिछले दिन पढ़े हैं भाई, लोकतंत्र को भी पढ़े थे, गणतंत्र जो मैं पूछा उसको भी पढ़े हैं, संप्रभुता को लेकर भी पढ़े हैं, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में काम नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण आपकी फ्लुएंसी बाधित हो रही है, आवाज आपसे नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना? तो जो पिछला कुछ हमारा अगला कुछ दिन है ना, यही मेंटेन करना है, ठीक है? अब देखिए गणतंत्र क्या होता है मैं बताता हूँ कि गणतंत्र एक प्रकार की जो है राज्य की ऐसी जो है स्थिति है जिसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह राष्ट्र का प्रमुख कैसा होगा? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। वो मनोनीत नहीं होगा, ठीक है ना? वो वंशानुगत नहीं होगा। राज्य के भीतर जितने भी जो है नागरिक होंगे वो किसी भी पदों पर निर्वाचित हो सकते हैं। कैसे? किसी भी पदों पर निर्वाचित हो। ये क्या है? गणराज्य। और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। बता लोगे ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। जैसे राष्ट्रपति जो है सर, जैसे राष्ट्रपति। आपकी एक क्वेश्चन कल पूछा गया था संघीय प्रणाली को लेकर के, फेडरल सिस्टम, थोड़ा सा हमको बता दो सर। जो है भारत में सर जो है सर जिसको जो है भारत सर जो है एक गणराज्य है। यहाँ संघ के जो है संघ का कुछ अंग दिखाई देता है, लेकिन सर नहीं। देखिए थोड़ा सा फंस रहे हो। जो संघीय ढांचा है, ठीक है ना, देश में फेडरल जो सिस्टम है, एक खासकर आपका कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया गया। अभी देखिए कल वाले इंटरव्यू में पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन किया गया और संघीय ढांचा से क्वेश्चन कर लिया गया। तो दोनों लेकर के हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा क्लियर कट कर लें, ठीक है ना? तो लोकतंत्र हो गए, गणराज्य, दोनों क्लियर है ना एकदम, ठीक है? अब आते हैं हम लोग जो है संघीय शासन व्यवस्था पे। ये जो संघीय शासन व्यवस्था है आपको 3-4 लाइन एकदम स्पष्ट तौर पर याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ना याद रहे तो चल जाएगा, ठीक है ना? जैसे मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे कि जो है सर संघीय शासन व्यवस्था केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित एक प्रकार की शासन व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित, ठीक है? शक्तियों के विभाजन पर आधारित एक प्रकार की शासन व्यवस्था, ठीक? केंद्र राज्य के शक्तियों के विभाजन पर आधारित एक प्रकार की शासन व्यवस्था। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के मध्य समान शक्तियों का विभाजन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर 100 सब्जेक्ट है टोटल देश में तो 50 सब्जेक्ट केंद्र के पास, 50 सब्जेक्ट राज्य के पास। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप कह सकते हो कि केंद्र इक्वल टू राज्य, ठीक है? अच्छा, ये जो है शक्तियों का विभाजन कौन करेगा? कोई जो बाप होगा वो, बाप शब्द शामिल मत करिएगा वहां पे, ठीक है ना? तो बाप मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान, ठीक है? तो देश का जो संविधान होता है उस शक्तियों को विभाजित करने का प्रमुख हथियार या माध्यम होता है। प्रमुख क्या होता है? माध्यम होता है। वो डिफाइन करता है 50 सब्जेक्ट इसको देगा, 50 सब्जेक्ट इसको
इस शक्तियों का जो है स्रोत किससे निकला हुआ है? संविधान संविधान से। सर। ठीक है, जी सर। तो केंद्र बराबर राज्य, राज्य। शक्तियों का विभाजन संविधान। समान। कोई विवाद अगर होता है तो उसके लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या व्यवस्था? भाई दोनों के मध्य अगर कोई विवाद हो गया, स्ट्रिक्ट रहना है कि 50 सब्जेक्ट के 50, मान लीजिए केंद्र जो हावी होना चाहिए, विवाद उत्पन्न होगा, जी। उस स्थिति में एक जो सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है, जी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जी। ताकि इनको एड्रेस कर सके। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है। और भी चीजें याद रखनी है, जैसे कि इसके लिए जरूरी पॉइंट यही है कि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन समान होता है, और शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है संविधान के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और इसके विवादों का निवारण करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब देखना जरा, ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। ठीक है ना, जी सर। केंद्र का निर्वाचन आयोग अलग, राज्य का निर्वाचन आयोग अलग, केंद्र की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग, केंद्र का जो है कैग अलग, राज्य का कैग अलग, केंद्र की मशीनरी अलग, राज्य की मशीनरी अलग। ये रियल संघवाद है। ये क्या है? रियल संघवाद। भारत को रियल संघवाद नहीं कहा जाता, भारत को अर्धसंघवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रियल संघवाद हमको नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि यहाँ पर शक्तियों के विभाजन में अनबैलेंस। अच्छा, एक चीज और बताइए वहां पर कि रियल संघवाद में कभी भी समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं होता, लेकिन भारत की जो परिस्थितियां वो अलग हैं। भारत में विविधताएं हैं, भारत में अनेकताएं हैं, और उन अनेकताओं में एकता स्थापित करने के लिए केंद्र की तरफ शक्तियां झुकाई गई। केंद्र को स्पेशल पावर दी है ताकि एकता और अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा बनी रहे। ठीक है ना, ऐसे में रियल संघवाद तो कहता है कि राज्य की अलग नागरिकता, केंद्र की अलग नागरिकता, राज्य की अलग मिशन भी, केंद्र की अलग मिशन भी। लेकिन जो भारत का संघवाद है वो भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है। हमने एडाप्ट भले जो है संघवाद, संघात्मक शासन व्यवस्था का नाटक किया है, लेकिन वो भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाल दिया है। इसीलिए हम इसको कभी कभी कुछ जो है राजनीतिविदों द्वारा इसको अर्धसंघात्मक कहा जाता है। क्लियर है ना? जी सर। ये आप बता दोगे तो ये आपका क्या है? संघात्मक। पूछ लेगा एकात्मक क्या होता है, तो क्या बताओ? एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियां ज्यादा से ज्यादा केंद्र की तरफ झुकी हुई है। केंद्र ग्रेटर देन राज्य, केंद्र बड़ा होगा, राज्य छोटा राज्य से। हर मामलों का डिसीजन कौन लेगा? केंद्र हर शक्तियों पर हावी होगा, किस पे? राज्य पे। ठीक है ना? एकात्मक शासन। हो सकता है कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान बताएं जहां पर जो है केंद्र राज्यों पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे बताओगे? ऐसे समझो कि केंद्र किन किन बिंदुओं पर राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है, दिमाग हमारा वहां पे चला जाना चाहिए। ठीक है ना? तो किन किन बिंदुओं पर? अनुच्छेद 249 थोड़ा सा बता दो। आंतरिक सुरक्षा नहीं, आंतरिक सुरक्षा नहीं। देखिए, हम आंतरिक सुरक्षा आप थोड़ा सा पहुंच पा रहे हैं। आपातकाल, तुरंत आपातकाल, और आपातकाल में 3 आपातकाल, एक जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक 356 संवैधानिक आपातकाल, इसको जो है राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और दूसरा 360 जिसको हम वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? इन तीनों कंडीशंस में केंद्र राज्य के विषयों पर हावी होता है। और अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए अगर केंद्र को राज्य के विषयों पर कानून बनाना पड़े तो वो बनाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून क्या करना है? लागू करना। अनुच्छेद 253 बोलेगा नहीं सर। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा कोई राष्ट्रीय हित का विषय देख ले, मुद्दा देख ले, और वो समझे कि यार ये सब्जेक्ट जो है राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है, और वो क्या करे कि एक प्रस्ताव ला करके अपनी उपस्थिति में मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से पारित कर दे, और जब प्रस्ताव को पारित कर देगी तो जो राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दा होगा, ठीक है ना, उस मुद्दे पर कानून संसद के द्वारा बनाया जा सकता है, चाहे वो राज्य सब्जेक्ट का विषय क्यों ना हो। क्लियर है ना? जी सर। तो ऐसे आप कुछ जो है एंगल लेकर के बता दोगे कि यहाँ पर एकात्मकता दिखती है। और इसके अलावा जैसे यूपीएससी किसकी है? केंद्र की। ये काम करने कहाँ आती है? किसके जो है कैंडिडेट है वो? केंद्र के। एकात्मकता दिख रही है? जी सर। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बता सकते हो, एकात्मकता दिखती है। और संसदीय शासन प्रणाली फोकस कर लेते हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। आप बताओगे कि लोकतंत्र में प्रमुख रूप से 2 शासन प्रणालियां पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा पार्लियामेंट्री। अभी किसी यही इंटरव्यू में पूछा गया, इन दोनों की मतलब तुलना कर लिया था, पूछा गया। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, और एक तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसको प्रेसिडेंशियल अमेरिका में है। ऐसे बताओ कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका से अर्थ एक है कि एक जो होगा नाममात्र का प्रमुख और एक होगा वास्तविक। जो नाममात्र का प्रमुख होता है इसको हम राष्ट्र का प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं?
राष्ट्र प्रमुख। या फिर इसको हम वैधानिक प्रमुख कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम राज्य का प्रमुख कहते हैं। ये कौन होगा? देश का राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रमुख होता है इसको हम सरकार का प्रमुख कहते हैं, राजनीतिक प्रमुख कहते हैं, मंत्रिमंडल का प्रमुख कहते हैं। ये देश का क्या होगा? प्रधानमंत्री। तो दोहरी कार्यपालिका आपको दिख रही है? जी सर। पहला पॉइंट संसदीय शासन, बहुत खुश होगा अगर ऐसे बताओगे तो। दूसरा पॉइंट कि सर यहाँ पर जो है संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। लोकसभा को हम जो है अस्थायी सदन भी कह सकते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर जिस पार्टी का जो है बहुमत होगा वो पार्टी सरकार बनाती है, सत्ता में आती है। तो बहुमत दल के जो है नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बता लोगे? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सर दोहरी सदस्यता हमको दिखाई पड़ती है। जो कार्यपालिका का मेंबर होगा मतलब मंत्री कोई होगा तो एक तो मंत्री का पद लेकर के बैठा ही है कैबिनेट का, पहली सदस्यता। दूसरे उसको संसद का सदस्य होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दोहरी 3 पॉइंट हो गए। चौथा सर यहाँ पर गोपनीयता की शपथ ली जाती है। क्या? गोपनीयता की क्या ली जाती है? शपथ। हर मंत्री हर सदस्य अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति गोपनीयता की क्या लेता है? शपथ लेता है, ताकि मैटर उजागर। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट कि सर यहाँ पर जो है निम्न सदन का विघटन हो सकता है, मतलब कि जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर या फिर जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर इसका क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है। ये पांचवा पॉइंट। ठीक है सर, यहाँ पर राजनीतिक एकरूपता देखी जाती है। राजनीतिक एकरूपता जैसे बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले सारे बीजेपी के कैंडिडेट एक ही बात करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक एकरूपता। अगर गठबंधन की भी सरकार होगी तो राजनीतिक एकरूपता। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो ये संस्कृत कौन दिक्कत? सर्विस क्लियर हो रहा है ना? जी सर। तो और हाँ, क्या क्या हमने शब्द डिस्कस किया? लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। थोड़ा पंथनिरपेक्ष को लेकर के बोल देते हैं, ठीक है? थोड़ा आप बता दो पहले। ठीक, मैं बता रहा हूँ। देखिए पंथनिरपेक्ष क्या होता है कि पंथनिरपेक्ष से आशय यह है कि देश के भीतर या राज्य के भीतर जो भी धर्म होगा सबको समान संरक्षण दिया जाए और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको क्या दिया जाएगा? समान संरक्षण दिया जाएगा। ये आपका पंथनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना? समाजवादी थोड़ा होता है। समाजवादी सर, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? आपके अंदर है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, समाजवादी क्या होता है कि देश के भीतर जो भी भौतिक संसाधन होते हैं जी सर, उनका समान वितरण हो और वहां पर एक अथॉरिटी होती है जिसको हम सरकार कहते हैं। मतलब कि सरकार के द्वारा हर जो है बिंदुओं को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय शासन प्रणाली होती है, वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? और भौतिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और वो क्या करेगा कि बराबर रूप से हर वर्गों को डिवाइड करेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव वहां पर नहीं करता। लेकिन बस समस्या क्या है कि यहाँ पर जो है प्राइवेट प्लेयर की उपलब्धता कम होती है, नगर होती है। जो उत्पादक वर्ग होगा मतलब व्यापारी वर्ग, वो अपनी रुचि के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो जो उपभोक्ता होगा क्या अपनी रुचि के अनुसार उपभोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो उपभोग भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो प्रतियोगिता क्या होगी? कम होगी। और जहाँ प्रतियोगिता नहीं होती वहाँ का विकास वगैरह क्या होगा? कम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कम हो पाएगी। ठीक है, ऐसे में देश पीछे। तो इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ताकि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता इत्यादि को भी टारगेट कर ले और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता भी, निजी प्लेयर, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हमने बताया? समाजवादी। पूंजीवादी जो दीजिए कि सर पूंजीवादी में जो है ज्यादातर जो है जो भौतिक संसाधन होते हैं वो निजी प्लेयर के और यहाँ पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर बाजार प्रणाली के ऊपर छोड़ा जाता है, बाजार की क्रय शक्तियों के ऊपर छोड़ा जाता है, मांग और आपूर्ति पर आधारित जो है बाजार प्रणाली होती है। ठीक है, यहाँ पर लाभ आधारित काम किया जाता है। ठीक, तो ये सब आप जो है पूंजीवाद के लिए बता सकते हैं। और यहाँ पर निवेश वगैरह ठीक ठाक होता है, FDI ठीक ठाक आता है। क्योंकि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता वगैरह ज्यादा है, इसलिए जो है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को हमको लेकर साथ चलना है, इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी पूछता है तो ठीक है। और कुछ दो तो जैसे सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ये तो हो गया, जो इंडिया फ्रांस का ये पेरिस एग्रीमेंट है। इनइक्वालिटी इनकम इन जो है कंट्री, असमानता जो भारत में असमानता जो है बताइए कि जैसे यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि भारत में, भाई भारत तो समाजवादी देश है जी,
और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में भी निहित है, जी और वह कहता है कि देश के भीतर भौतिक संसाधनों का संवितरण भी होना चाहिए। और केवल प्रस्तावना ही नहीं कहती है कि देश के भीतर समाजवादी और भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, बल्कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है 39B और C अनुच्छेद, जी वह कहता है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, उसका केंद्रीकरण ना होने पाए। जी ठीक है ना? जी अच्छा, मजे की बात है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, उसका केंद्रीकरण ना होने पाए, इसको लागू करने के लिए मूल अधिकारों से ज्यादा प्राथमिकता दे दी गई। जी कैसे? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया और कहा गया कि 39B और C को लागू करने के लिए अगर किसी के जो है फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 वायलेट भी हो रहे हो, बाधित भी हो रहे हो, जी तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना एकदम? जी सर ये सब आप बताओगे ना तो सोचेगा आदमी कितना रिसर्च करके आया है। ठीक है? जी सर तो आप मतलब कि जो है समाजवादी उद्देश्यों को हावी करना चाह रहे हो, जी तो उससे बोलो कि सर हमारे यहाँ मतलब कि जो है सैद्धांतिक रूप से भले जो है जी समाजवादी शब्द को शामिल किया गया है, लेकिन अगर हम व्यवहार में कुछ रिपोर्टों को देखें तो हमारे यहाँ आय समानता सर बहुत ज्यादा है। और जिन भौतिक संसाधनों की बात की जा रही है, संकेंद्रण की, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसका संकेंद्रण भी बहुत ज्यादा है। हाँ सर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो है कुछ रिपोर्टों के माध्यम से इसका जस्टिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, ऐसे बोलिए। ठीक है? जैसे कि ऑक्सफेम सर रिपोर्ट आती है या वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, वह यह बताती है, क्या बताती है? वह बताती है कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। जी सर क्लियर है? जी सर पहला। दूसरा, सर वह रिपोर्ट यह भी बताती है कि बॉटम के या निचले जो 50% लोग हैं उनके पास देश की कुल जीडीपी का महज 3% है। और एक कौन वर्ग है? गरीब है, दलित है ना? और ये शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, ये वर्ग है, ये ऐसा मानता है। ठीक? और किसानों पे अगर जाना हो तो किसानों पे, जैसे भौतिक संसाधनों में भूमि भी आ जाएगी, जी तो यहाँ पर आप सीमांत किसान को भी लेकर आओ कि आप बताओगे कि सर जो है हमारे यहाँ सीमांत और लघु किसानों की जो संख्या है वो 86% है, लेकिन कुल जो भूत जोत है, भूमि जोत, उसका जो है महज 47% ही है। जी सर बाकी 14% जो मध्यम और बड़े किसान हैं उनके पास 3% लैंड संकेंद्रित है। तो ऐसे में सर हमारे यहाँ भले समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन व्यवहार में हमको जो है असमानता ही दिखाई पड़ती है। ठीक है? जी सर कोई दिक्कत नहीं? जी सर जी सर ये आरक्षण की आवश्यकता जो है सर आरक्षण की आवश्यकता, ठीक है, तो एक प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है? जो वर्ग वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, विकलांग महिला, जी इनको विकास की धारा में लाने के लिए, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संविधान के विभिन्न पहलुओं पर काम किया गया है ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके और राष्ट्र के निर्माण में सारे वर्ग जो है समान रूप से योगदान दे सके। ठीक है? हालांकि सर जो है आरक्षण कोई दीर्घकालिक उपाय नहीं है। इसको जो है हम बार बार आरक्षण एक विशेष वर्ग को जाना चाहिए जो वाकई में इसका हकदार है ना? लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें जो है कुछ त्रुटियां हमें व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं, जैसा कि मैं भी जो है अपने समाज व्यवहारिक रूप से देखता हूँ। तो जैसे पिछड़ों में भी कुछ अगड़े हैं, पिछड़ों में भी कुछ अगड़े हैं, जबकि पिछड़ों में जो पिछड़े हैं उनको लाभ लेना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से पिछड़ों में जो अगड़े हैं ज्यादा से ज्यादा वही उपभोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की अगर रिफॉर्म हो और जिनको जो हकदार हैं, जो वाकई इसके योग्य हैं, उनको मिले तो आरक्षण सर एक बेहतर संकल्पना है। हालांकि ये देखा जाना चाहिए कि अगर पर्याप्त भागीदारी हो गई हो एक निश्चित समय पे, फिर आरक्षण जैसे प्रावधान को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है? अब पूछेगा कि आरक्षण का प्रावधान कहाँ है संविधान में, तो बताओगे आप कि एक तो शैक्षणिक बैकग्राउंड आप लोगे और दूसरा आर्थिक बैकग्राउंड। भाई शिक्षा में भी दिया जा रहा है और आपका जो है नौकरी में भी दिया जा रहा है। शिक्षा में अनुच्छेद 15(4) एकदम भूलना ही नहीं 15(4) एससी एसटी ओबीसी। ठीक है? इनके रिजर्वेशन का प्रावधान शैक्षणिक संस्थान में एससी एसटी ओबीसी। ठीक? और फिर जो है आपका जो है अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) ये जो है उच्च शिक्षण संस्थान की बात करता है। ठीक है? 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2005 में, 2006 में इंप्लीमेंट किया गया, जो जैसे शिक्षण संस्थानों में जो है वो 15(5) की बात करता है, या फिर कहता है एससी एसटी और ओबीसी की जो है सर्वांगीण विकास के लिए राज्य कार्य करेगा। खासकर 15(5) जब आता है ना तो वो उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की बात कर देता है, किसकी? एससी एसटी ओबीसी की। ठीक है? 15(6) जो लाया गया ईडब्ल्यू इसको लाया गया 10%। कहाँ पे? शिक्षण संस्थानों में। अनुच्छेद 15 जब भी ध्यान में आए, अनुच्छेद 15 जब भी बात करें आप शिक्षण संस्थानों को लेकर, अनुच्छेद 16 क्योंकि अवसर की समानता तो रोजगार में अवसर, तो वो कहाँ पर बात करेंगे आप? रोजगार की। तो अनुच्छेद 16(4) 16(6) 5 मत करिएगा, 5 में क्या है बता देते हैं। 16(5) में कि जैसे धार्मिक संस्थान होते हैं, उन्हीं धार्मिक संस्थानों जैसे हिंदू धार्मिक संस्थान है, राम मंदिर है, तो राम मंदिर में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है जो हिंदू वंश से बिलोंग करते हैं।
मस्जिदों में उन्हीं वर्ग की नियुक्ति हो सकती है जो मस्जिद और जो मुसलमान। जी ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? जी सर। 16/6 में आपका कौन आ गया? EWS 10% लेगा। ठीक, ये संवैधानिक प्रावधान। हालांकि यह कहा गया अनुच्छेद 335 और 344 थोड़ा सा सुन लें। 335 में कहा गया कि आरक्षण देते समय हम इस बात को ध्यान में रखें कि जो संस्था है जहां पर आरक्षण दिया जा रहा है उसकी कार्यकुशलता प्रभावित ना हो, कार्यकुशलता प्रभावित ना हो। ठीक है। दूसरा कि किस वर्ग को आरक्षण दिया जाए, किस वर्ग को आरक्षण की सीमा में लाया जाए। तो एक अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि इस पर एक कमेटी गठित करेगा और ये कमेटी जांच करेगी कि समाज का कौन सा वर्ग जिसकी भागीदारी कम है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसकी पहचान करेगा और उसकी पहचान करके देन जो है आरक्षण का लाभ उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है सर, कल के लिए कुछ दे दीजिए। कल जो है सर आपके पास हम सुबह में कितना 7:30 बजे तक, जैसे जो है शाम को आप वहाँ निकाल चलेंगे तो हम सोच रहे हैं डायरेक्ट वहाँ से रूम से आए, फिर जो है मतलब जो अपना जो फुल ड्रेस में आए सर। फुल ड्रेस में आइए, फुल ड्रेस में आएंगे, कल प्रकार की कॉन्फिडेंस कल जो है तो एक काम करिए ना, कल दिन में तैयार करिए। कल दिन में पूरा तैयार। हाँ, कल दिन में पूरा अभी देखिए पूरा हो गया ना। हाँ, जो चीज़ें फंसी रहेंगी वो आपसे मैं फोन पे जो होगा। हाँ, फोन से कर लीजिएगा, नहीं परसों फिर नंबर लगा लीजिएगा। हाँ, ठीक है, इसी से देखिए अब लय बन गया है आपका। शुरू में जो आपने दिया मतलब जबरदस्त पूरा, ठीक है ना। कल से एकदम पूरी तरह पासा आपने पलट दिया, जैसे नहीं कि सूर्य कुमार यादव कैश लोग करके पूरा तरह पलट देते हैं। सारा मैच था सर। जाने के रात में इतना अभी तो कुछ थोड़ी वो ट्रांसफर की वजह से ना थोड़ा दिमाग उस पे चला जाना, थोड़ा दर्द बोलने में थोड़ा दर्द कर रहा है ना। मैं तो शीशे के सामने हर चीज पे मैंने बहुत वर्क किया है। रात में 2:30-3 बजे तक वो, फिर 5:30 बजे जग गया हूं, उसको एक पॉइंट को की पॉइंट को नोट कर रहा था। इसमें भी नोट किया हूं, इसमें देखिए कहीं जो चीजें हैं ये सब जो है क्या एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे जो पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है किसकी होनी चाहिए जो है शिक्षा के प्रति, सब ये सब चीजें जो है। नहीं ठीक है, कल वाला जो इशू हमने दिया था आपको लगभग मुझे लगा 35-40 इशू था ना डबल। अरे सर वो और बहुत ज्यादा इशू, बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन आपने वर्क किया है इस पर ठीक था। और भी पहले हमने जो है 40-45 इशू पे काम किया। तो अब कहाँ से पूछेंगे? आज इंटरव्यू आप देखिएगा, आपको यहाँ के अलावा और क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं लगभग। हमको लगता है कि सर जितना है इतना का इशू पूरा मेरा अगर प्रिपेयर कर जाना तो मुझे आप खुद अनुभव करें, किसी का इंटरव्यू देखिए वो इसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से पूछेंगे भाई? जितना ये आपने करवाया है उससे बाहर एक भी इशू कोई नहीं है। आप पीयूष का समझिए, इस बात ये जान लीजिए कि अंदर से इतना खुश था तो फोन किया तो कहा सर, मतलब आप समझिए आप कि अगर वो अकेले होता तो परेशान हो गया होता, अगर मैं ना होता मुझे लग रहा है कि जितना प्रोडक्टिव इंटरव्यू उसका गया नहीं जा पाता वो। अगर वो संस्कृति और दृष्टि में जाती तो शायद इतना नहीं, क्योंकि पिछले साल क्या ना संस्कृति वहां जाकर 2 घंटा बैठेंगे तो इससे जो है दिमाग का दही हो जाता है। जो भी आपको आती रहती है ना चीजें वो जो है पूरी ब्लिंक कर जाती है, वो मैंने देखा। अभी मैं देखिए आप यहाँ जाता हूँ ना तो ये प्रोडक्शन जो है मेरा रूम पे जो है डबल हो जाता है कि हमें ये चीज अभी नहीं आई, इसको मेंशन करके तुरंत जो है नोट डाउन करके ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो जो यूज का जितना बढ़िया गया या मेरा बहुत बढ़िया जो जा रहा है वो आपके जो मार्गदर्शन में ही वो चीजें हो जा रही हैं। नई चीजें होंगी। अब देखिए पीयूष का अच्छा गया है, अब देखिए हाथ लगा दिया हूँ तो पूरी तरह मुझे पार करना है, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा मैं आप पे सतर्क रहता हूँ। आपने कल बोला ना कि भैया बारात में, कहा बिल्कुल मना दिया, मैंने कहा नहीं, पहले सबसे पहले बारात वगैरह हमेशा जन्म भर लगा रहेगा। ठीक है, लिखिए आज का एक कुछ लिख लीजिए। लिखिए लोकतंत्र और तानाशाह में अंतर। भारत में काश्तकारों की समस्या। सूचना का अधिकार। वहां बगल में लिखिए और हालिया में सरकार के द्वारा सूचना के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला कानून। ग्लोबल वार्मिंग। किसानों की आमदनी 2022 दोगुनी हुई या नहीं हुई तो आगे के उपाय। फसाई को लेकर के क्वेश्चन पूछा, देखिए फसाई में क्वेश्चन
इंडिया, ये क्या नाम है अरे ये भूटान से मत लीजिए, अभी आया था उसका डिस्ट्रिक्ट वाला क्या? नहीं नहीं वहाँ का जो है अच्छा भूटान के नदी सभी है ना। इसीलिए लिखिए उसको इंडिया भूटान। रोजगार विहीन समृद्धि, भारत में औद्योगिक पिछड़ापन, WTO की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह, एंड WTO की एम्बर बॉक्स सब्सिडी, NCERT से हालिया हटाए गए टॉपिक, बुंदेलखंड की समस्या, AI समिट और गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कितना इसको होगा? 11 इसको होगा। कुछ और लिखिए। संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, लोकतंत्र और गणराज्य, भारत में प्लेन क्रैश की समस्या, इलेक्ट्रोल बॉन्ड। हाँ सर, कर दिए थे आप इसके जो है, इस पर थोड़ा चर्चा भी कर लिया जा सकता है।